Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we will study about circulation, gas exchange and temperature regulation. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सर्कुलेशन है उसमें हम ब्लड सर्कुलेशन को देखते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे पास मौजूद है हार्ट मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स का जो हार्ट है वो वेल डेवलप्ड हार्ट है। मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास बर्ड्स और मैमल का जो हार्ट है वो काफी सिमिलर है। ठीक है, उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों के अंदर क्या है, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, और ये चैम्बर जो है ये पंप कर रहे हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो है हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स दोनों के अंदर जो है वो दो हमारे पास क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, यानी कि एक सिस्टमेटिक और एक पल्मोनरी सर्किट है। जो हमारे पास सिस्टमेटिक सर्किट है ये क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को लेके जा रहा है और लेके आ रहा है, जबकि जो पल्मोनरी सर्किट है ये क्या करता है, ब्लड को टुवर्ड्स द लंग लेके जा रहा है और उसको लेके आ रहा है, और ये दोनों सेपरेट है। ठीक है, तो हार्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास बर्ड्स और जो हमारे पास मैमल्स हैं इन दोनों के जो हार्ट हैं ये इवॉल्व हुए हैं कहाँ से, रेप्टाइल के हार्ट से, और इसी वजह से इनके दरमियान में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, हम क्योंकि बात करते हैं कि हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, इसीलिए इनके हार्ट में भी सिमिलैरिटीज हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसी एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज जो कि दो डिफरेंट लिनिएज के दरमियान में मौजूद हों उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए ना, अब बर्ड्स जो है उनका अलग लीनिएज है, वो आर्कोसार्स लीनिएज से आए हैं, जबकि मैमल्स जो है वो साइनेप्सिड लीनिएज से आए हैं, और उनके दरमियान में हार्ट में जो है वो सिमिलैरिटी आ रही है। तो जो हार्ट है हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कहाँ से आया है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से आया है। मतलब ये कन्वर्ज हो गए हैं, एक पॉइंट पे आके मिल गए हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट क्या होती है कि इंसेस्टर सेम हो और वो दो अलग अलग स्पीशीज बना दें या उनके दरमियान में सिमिलैरिटीज ना हो, तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है। और कन्वर्जेंट क्या होती है कि एक पॉइंट पे आके वो मिल गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास जो एवियन है उनका हार्ट जो है वो इवॉल्व हुआ है आर्कोसार्स लीनिएज से, और जो मैमल है उनका हार्ट जो है वो इवॉल्व हुआ है साइनेप्सिड रेप्टिलियन लीनिएज जो था उससे। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस ऑफ मैमल। अगर हम मैमल की बात करें और फीटस, हम कहते हैं कि हमारे पास जो हम वोम के अंदर, ठीक है, बिफोर बर्थ जो हमारे पास मौजूद होता है इंडिविजुअल, ठीक है, मदर वोम के अंदर, उसे हम फीटस कहते हैं। तो उस फीटस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्टूडेंट्स किस तरह से हो रही है वो हमने देखनी है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो यूथेरियन मैमल्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे मैमल्स जिनके अंदर प्लेसेंटा मौजूद होता है। प्लेसेंटा किस लिए होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स इन द फीटस। और ये प्लेसेंटा जो है ये क्या कर रहा होता है, मदर को कनेक्ट करवा रहा होता है फीटस के साथ। ठीक है, मदर का कनेक्शन होता है फीटस के साथ, और ये क्या करवाता है, ये एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड ऑकर्स थ्रू द प्लेसेंटा, और उस प्लेसेंटा के जरिए मदर का ब्लड और जो फीटस का ब्लड है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता, मदर और फीटस का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि वो जस्ट न्यूट्रिएंट गैसेस वेस्ट, ठीक है, वो डिफ्यूज करता है फीटस का और मदर का उस ब्लड के जरिए। मदर से जो है वो न्यूट्रिएंट और जो है गैसेस और जो न्यूट्रिएंट और गैसेस जो है वो लेके जाता है टुवर्ड्स द फीटस, और फीटस का जो वेस्ट है वो लेके आता है, और मदर के वेस्ट के साथ जो है वो वेस्ट रिमूव हो जाता है, मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ अडॉप्टेशन है फीटस के अंदर जो हमने देखनी है। तो वो कौन सी अडॉप्टेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास? सबसे पहली अडॉप्टेशन तो ये है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, ब्लड लेके आती हैं प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से ब्लड लेके आ रही हैं, ठीक है, कौन, ब्लड वेसल्स, और कहाँ पे ओपन हो रही हैं, राइट एट्रियम ऑफ द फीटस, फीटस के राइट एट्रियम में ओपन हो रही हैं। अब ये जो ब्लड आया है ना ये हाईली ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ये मदर से आ रहा है, तो मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो आर्टरीज जो है वो ब्लड लेके आ रही हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास फीटस है, फीटस के लंग्स जो है ना वो इन्फ्लेटेड नहीं होते, वो फंक्शनल नहीं होते। अब वो इन्फ्लेटेड ना होने की वजह से वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब उनकी तरफ जो ब्लड भेजा जाता है ना वो रेजिस्टेंस शो करता है।
क्यों? क्योंकि उन लंग्स के पास तो वो बेचारे तो अभी रिस्पायरेशन कर ही नहीं रहे, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो वो तो उनके अंदर तो गैसेस एक्सचेंज हो नहीं रहा। तो जब उनके अंदर गैसेस ही मौजूद नहीं है तो वो कैसे जो है वो क्या करवाएं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएं? तो उन्होंने तो रेजिस्टेंट ही शो करनी है ना। तो वो कहते हैं कि देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ब्लड एंटरिंग द राइट एट्रियम बाईपासेस द राइट वेंट्रिकल, इट पासेस इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू ए वॉल्व ओपनिंग बिटवीन द एट्रिया। अब क्या होता है कि वो जो उसके राइट एट्रियम में ब्लड आया था वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और कुछ ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो जिस होल्स के जरिए जाएगा या जिस ओपनिंग के जरिए जाएगा उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है ये हमारी बर्थ से पहले हमारे लेफ्ट और राइट एट्रियम के दरमियान में एक ओपनिंग होती है, और हमारे बर्थ से पहले, बर्थ के बाद यानी कि थोड़ी कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाती है, ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बर्थ के बाद जो है वो हम खुद गैसेस एक्सचेंज जो है हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है, हमारे जो लंग्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, तो फिर हमें इस की जरूरत नहीं रहती, तो इसको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो कहता है कि सम ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया है, और अब यही जो राइट वेंट्रिकल में आया है यही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, बट जब ये वहां से लंग के अंदर पहुंचेगा तो लंग जो है वो रेजिस्टेंस शो करेंगे, और फिर जो मोस्ट ऑफ दिस ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू डक्टस आर्टेरियोसिस में डाल दिया जाएगा, और डक्टस आर्टेरियोसिस जो है ये कनेक्शन है एओर्टा का पल्मोनरी आर्टरी के साथ, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है कि प्लेसेंटा जो है वो बर्थ टाइम पे जो है ना वो लॉस्ट हो जाती है, वो कनेक्शन खत्म हो जाता है क्योंकि उस कनेक्शन की जरूरत नहीं रही, ठीक है। तो उस कनेक्शन को खत्म कर दिया जाता है, तो लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, क्योंकि अब जब बर्थ हो गई है तो अब हम उसे फीटस तो कहेंगे नहीं, अब तो हम उसे बेबी कहेंगे, न्यू बॉर्न कहेंगे। तो वो जो न्यू बॉर्न है अब उसके लंग्स फंक्शनल हो गए हैं, अब वो इन्फ्लेट हो गए हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो थी ब्लड फ्लो के जो कि लंग्स की तरफ जा रहा था, वो जो रेजिस्टेंस थी वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जो ब्लड फ्लो है उसको ज्यादा से ज्यादा लंग्स की तरफ बढ़ा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भेजा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज हो, और जो डक्टस आर्टेरियोसिस थी वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, ये जो कनेक्शन है ये खत्म हो जाएगा, ये ग्रेजुअली ये जो लिगामेंट है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट वो कहता है कि ब्लड फ्लो जो है बैक टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स इज आल्सो इंक्रीज, के लंग्स से जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है उधर भी ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाएगा ताकि वो उसको भेजा जा सके नेक्स्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास फोरामेन ओवेल था, वो जो ओपनिंग थी उसको क्लोज करवा दिया जाएगा क्योंकि अब उस ओपनिंग की जरूरत नहीं रही, ठीक है। बिफोर द बर्थ उस ओपनिंग की जरूरत थी, अब उस ओपनिंग की जरूरत नहीं रही तो उसको भी क्लोज करवा दिया जाएगा, और ये जो है ग्रेजुअली वो जो ओपनिंग है वो फ्यूज कर जाएगी, ठीक है। वो जो टिश्यूज थे वो जो सेपरेट कर रहे थे राइट और लेफ्ट एट्रियम को, वही टिश्यूज क्या करवा देंगे, उस ओपनिंग को क्लोज करवा देंगे। मतलब कि जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड देखी उसमें जो हमारे पास वो जो दो फीचर्स थे वो बिफोर द बर्थ थे, और जो थर्ड और फोर्थ हमारे पास फीचर है ये आफ्टर द बर्थ है, ठीक है। आफ्टर द बर्थ जो है वो चेंजेस आई हैं, और बिफोर बर्थ जो कुछ हो रहा था यानी कि ओपनिंग थी और वो जो कनेक्शन था, ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस वाला, और वो जो हमारे पास क्या था कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड कम भेजा जा रहा था, अब वो सब कुछ जो है आफ्टर बर्थ जो है वो उल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट गैसियस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो मैमल्स जो है उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफी हाई होता है तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर कुछ अडॉप्टेशन हैं फॉर गैस एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मैमल्स जो है हमारे पास उनके जो नेजल और ओरल कैविटीज हैं, ठीक है, और जो उनकी स्नाउट हैं उनके पैसेज जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। उनके सेपरेट पैसेज हैं फॉर द नेजल और ओरल एंड स्नाउट, ठीक है। स्नाउट जो है स्टूडेंट जिसे हम क्या कहते हैं, सूंड कहते हैं, वो क्या है, उसकी ग्रेटर सरफेस एरिया होता है, और ये सरफेस एरिया जो है क्या करता है, उसको वार्म रखता है और मॉइस्चरिंग रखता है, ठीक है। जब वो एयर को इनहेल करता है तो उसको क्या रखा जाता है, मॉइस्ट रखा जाता है। तो रिस्पायरेटरी पैसेज वे जो है स्टूडेंट्स वो मैमल्स का काफी ब्रांच्ड है, और उसका जो है आपको पता है कि हमारे पास जो भी गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस होती है उसको हम उसका जो सरफेस एरिया है नेचर ने वो लार्ज रखा है। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मैमल्स के अंदर जो है वो लंग्स
जो है ठीक है मौजूद हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये इन लंग्स की, मैमल के जो लंग्स हैं उनकी रिजेम्बलेंस होती है, जो हमारे पास स्पंज होता है ना उससे उसकी रिजेम्बलेंस होती है। और यूं कह लें कि ये जो मैमल के लंग्स हैं ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या कि एक तो वो मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट होगी तभी ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा। दूसरी बात ये है कि उनका जो है ना सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स अगर उस जगह पे होंगी जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएंगी। थर्ड क्या था स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास ये था कि जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं और जो हमारे पास वहां पे जो वेस्कुलर सिस्टम आ रहा है यानी कि जो कैपिलरीज हैं वो वन सेल ठीक होनी चाहिए, यानी कि थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थिकनेस ज्यादा होगी तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए जरूरी हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैमेलियन लंग्स जो है वो इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, बाय नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। तो इस तरह से क्या होता है कि मैमल्स जो हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम क्या करता है, सेपरेट करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को, यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज है जिसमें इंस्पिरेशन होती है और एक्सपिरेशन होती है उसका जो मैकेनिज्म है उसको हम देख लेते हैं वो किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम पहले भी स्टडी करते रहे हैं, ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, बहुत इजी है। हम लोगों ने इसको अगेन एंड अगेन पहले स्टडी किया होगा, इसमें हम अगेन देख लेते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो रिब केज है वो एक्सपेंड करता है। और इस तरह से क्या होता है कि जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो आउटर इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो उसके मुकाबले में ज्यादा होता है, और आपको पता है कि फिर गैसेस जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर जाती हैं, यानी कि एनवायरमेंट से लंग्स के अंदर चली जाती हैं। अब जब एक्सहेल करना है उस एयर को गैसेस एक्सचेंज के बाद एयर को जब एक्सहेल करना है हमने, तो क्या होता है कि एक्सपायरेशन के दौरान जो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स, यानी कि जो चीज पहले इंस्पायरेशन के अंदर हुई थी आपने एक्सपायरेशन के अंदर उसको उल्ट कर देना है। अब क्या होगा कि लंग्स जो हैं वो रिकॉइल करेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, और जो रिब के था यूं कहने के वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अदर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल मसल्स हैं वो एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे। वो अब क्या हो जाएगा, मतलब कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अंदर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आउटर एनवायरनमेंट, और इस वजह से एक फोर्स बढ़ जाएगी जो कि क्या करवाएगी, लंग्स से जो एयर है उसको आउटर एनवायरनमेंट के अंदर एक्सहेल करवाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास गैसेस एक्सचेंज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स थर्मो रेगुलेशन, या फिर यूं कह लें कि एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आज के हम टॉपिक में देखेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो मैमल्स जो हैं स्टूडेंट्स हमें पता है वो तकरीबन ऑल ओवर द अर्थ मौजूद हैं, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो रह रहे हैं। तो कहीं पे जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है, कहीं पे ठंडा है, तो वो हार्श इन्वायरमेंट को भी वो फेस कर रही हैं। अब वो जाहिर सी बात है जहाँ पे जो है वो मतलब कि यूँ कह लें कि गर्मी है ज्यादा, ठीक है, गर्म इलाकों में है, उन्होंने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हीट को डेसिकेट करना है। और जहाँ पे ठंड है ज्यादा उन्होंने क्या करना है, उस हीट को रिटेन करना है, अपनी बॉडी के अंदर रखना है, ठीक है, ताकि उसको वो अपनी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है उसको मेंटेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि देयरफॉर दे डिसिपेट एक्सेस हीट एट सम टाइम्स एंड कंजर्व एंड जनरेट हीट एट अदर्स टाइम। तो कभी उनको क्या करनी पड़ती है, वो हीट जो अपनी बॉडी से लॉस करवानी पड़ती है। वो मैमल जो कि गर्म इलाकों में रह रहे हैं और जो ठंडे इलाकों में रह रहे हैं उन्हें उस हीट को कंजर्व करना होता है। तो हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए यानी कि मैमल्स के अंदर कुछ एडॉप्टेशन हैं, उनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे।
तो जब सबसे पहली हमारे पास है, वो कहता है कि मोस्टली जो मैमल हैं वो क्या करते हैं, इंटरनल हीट प्रोड्यूस करते हैं, इनकी उनकी बॉडी जो है वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि एंडोथर्म है मैमल। अब हीट प्रोड्यूसिंग मैमल जो है उनको हम मैकेनिज्म जो है मैमल के अंदर, उसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। तो जो हमारे पास पहली कैटेगरी है वो है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैमल की जो बॉडी है वो कांपना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर थरथराहट होती है, मसल्स जो हैं वो उसके एक्टिव होते हैं, और मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो पैदा होती है, ठीक है, और इस हीट की वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। जबकि अगर हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि आपके ऊपर कपकपी तारी नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है, और ये क्या करवाता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज करवा देता है। और जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यूं कह लें कि सॉरी, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में फैट की जो है ब्रेक डाउन होगी, या जो हमारे पास कुछ मैमल्स है जिनके अंदर ब्राउन फैट मौजूद होता है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होगी, तो जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और उस हीट की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोस्टली मैमल हैं स्टूडेंट्स, वो उन क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, उनके ऊपर क्या मौजूद है, पिलाज मौजूद है, ठीक है, हमने कल पढ़ा था पिलाज के बारे में। तो एक थिक कवरिंग होती है हेयर्स की, या फिर उनके अंदर क्या होते हैं, फैट डिपॉजिट होते हैं। अब फैट जो है वो हमने अभी देखा कि फैट जो है ये क्या है, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है तो फैट की ब्रेक डाउन होगी, उसका मेटाबॉलिज्म होगी और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, ये हमारे यानी कि हाई मेटाबॉलिक रेट जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, फैट्स मौजूद हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर पिलाज मौजूद नहीं है। अब वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर ऐसा क्या, कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उनके अंदर क्या होता है, अगर वो ठंडे इलाकों में रह रहे हैं तो जो उनकी एक्सपोज बॉडी सरफेस होगी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया होगा, वहां पे क्या होगा कि जो ब्लड है उसको कम भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसने वॉल्रस की एग्जांपल दी है कि ये कोल्ड आर्कटिक वाटर्स के अंदर रहता है, और ये क्या करता है, इसकी जो सरफेस है उसका टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री होता है, जबकि उससे थोड़ा सा नीचे यानी कि फ्यू सेंटीमीटर बिलो द स्किन जो है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड जो है वो भेजा जा रहा होता है। अब सरफेस की तरफ ब्लड को क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि अगर सरफेस की तरफ ब्लड जाएगा तो ब्लड के अंदर जो हीट है वो एनवायरमेंट के अंदर लॉस हो जाएगी। उस हीट को बचाने के लिए, उस हीट को कंजर्व करने के लिए जो एक्सपोज सरफेस एरिया है वहां पे ब्लड की जो सप्लाई है उसको कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास मैमल हैं, आर्कटिक मैमल, उनके अंदर वो क्या होती हैं, वेल इंसुलेटेड होती हैं, इंसुलेटिंग लेयर मौजूद होती है उनके अंदर। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैमल होते हैं ना, आर्कटिक मैमल, हमने अभी बात की कि वो इंसुलेटेड होते हैं, लेकिन उनकी कुछ जगह ऐसी होती हैं उनकी बॉडी पे, जैसा कि उनकी अपेंडिजेस, वहां पे ना फर मौजूद नहीं होती, वहां पे कवरिंग मौजूद नहीं होती। क्यों नहीं मौजूद होती? कि अब उनके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इनके अंदर अगर वो मतलब हीट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पूरा साल तो विंटर नहीं रहना ना, तो अगर समर सीजन है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि वो जो उनके ऐसे बॉडी के पार्ट जहाँ पे वो फर मौजूद नहीं है, वो ऐसे पैचेस, वहां से क्या हो जाएगी, स्किन जो है, या यूं कह लें कि एक्सेस हीट जो है वो वहां से लॉस हो जाएगी। बट अगर विंटर है और उन्होंने उस हीट को उस जगह से, उन पार्ट से लॉस नहीं होने देना, उसको बचाना है, तो फिर वो क्या करती हैं, उसको अपने फर के अंदर छुपा लेते हैं, अपनी अपेंडिजेस को अपनी फर के अंदर कर लेते हैं, अपनी टक्स को अपनी अपेंडिजेस के अंदर कर लेते हैं, और इस तरह का पोस्चर अपना मेंटेन करते हैं, इस तरह का पोस्चर कर लेते हैं अपनी बॉडी का कि हीट को कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो मतलब अपने फेस को छुपा लिया, अपनी अपेंडिजेस को छुपा लिया, ठीक है, तो इस तरह से उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटर करंट हीट एक्सचेंज सिस्टम। स्टूडेंट, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज सिस्टम आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है हीट लॉस को फ्रॉम एक्सपोज्ड एरिया। आर्टरीज जो है वो क्या है कि आर्टरीज ऑफ द अपेंडिजेस आर सराउंडेड बाय वेन्स। जो हमारे पास अपेंडिजेस हैं वहां पे जो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं, उनके पास काफी, उनकी साइड्स पे जो वेन्स की तादाद है वो बढ़ा दी जाती है। जैसे ही आर्टरी ब्लड लेके जाती है, वेन्स फौरन से वहां से ब्लड को वापस ले आती है हार्ट की तरफ। अब जब हीट जो है मतलब कि जब फौरन से वेन के अंदर ब्लड आ जाएगा तो हीट
को वो लॉस होने से पहले पहले जो है वो कहाँ पे आ गई है, वेन के अंदर आ गई है, वेनस सिस्टम के अंदर आ गई है। तो इस तरह से हीट जो है वो वापस से बॉडी के अंदर आ जाती है, वो बाहर लॉस होती ही नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड आर्टरी लेके गई थी उसको इतनी ज्यादा सारी वेन्स ने सराउंड किया हुआ था कि वो फौरन से उन्होंने ब्लड लिया आर्टरी से और उसको वापस ले आई है, मतलब के ऊपर के रीजन के अंदर, ठीक है, या यूं कह लें कि हार्ट की तरफ। तो इस तरह से ब्लड जो हीट है वो क्या है कि रिटेन रहती है, वो एनवायरनमेंट के अंदर लॉस नहीं होती। और इस तरह के मैमल्स ने स्टूडेंट्स अगर एक्सेसिव हीट को एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रिलीज करना होता है, या यूं कह लें कि एनवायरनमेंट में लॉस करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन यानी कि रेडिएट करते हैं थ्रू द एनवायरनमेंट। मतलब कि ब्लड जो है मतलब उसके जरिए वो हीट लॉस नहीं करते, बल्कि यूं कह लें कि अगर जैसे हमने पढ़ा था कि एक जो हमारे पास एनिमल है वो अगर एक ऐसी सरफेस के ऊपर बैठा है, ठीक है, जो ठंडी है, तो उसकी बॉडी की जो हीट है वो उस सरफेस के अंदर जो है वो चली जाएगी, और अगर वो जो सरफेस है वो गर्म है तो उसकी जो हीट है वो उस एनिमल के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के मैमल जो है वो फेस करते हैं प्रॉब्लम इन रिमूविंग एक्सेस हीट इन कोल्ड एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। ऐसे मैमल जो कि कोल्ड और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अगर उनके अंदर हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो उस हीट को लॉस करना भी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो वो हीट को रेडिएट करते हैं डिफरेंट मेथड से एयर के अंदर फ्रॉम वेसल्स नियर द सरफेस ऑफ द स्किन। वो क्या कर देते हैं, अपनी स्किन की तरफ जो ब्लड है उसकी सप्लाई को बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हीट को एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो लॉस किया जा सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स इवेपोरेटिव कूलिंग का मेथड है। इवेपोरेटिव कूलिंग आपको पता है किस तरह से होती है। स्किन के ऊपर जो है वो स्वेट ग्लैंड मौजूद है, स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे और इस तरह से जो है हीट को लॉस किया जाएगा। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो क्या करेगी, जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है, ठीक है, तो वहां पे भी मौजूद होती हैं। जैसा कि पेंटिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, पेंटिंग में क्या होता है कि एनिमल जो है वो अपनी जुबान को बाहर निकाल लेता है और जब वो सांस लेता है, छोटे छोटे फ्रीक्वेंट ब्रीदिंग करता है वो, ठीक है, तो क्या होता है कि हीट लॉस होती है इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग जो है स्टूडेंट, उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि हीट तो लॉस हो गई, बट हीट के साथ साथ अब जब स्वेट आना है तो स्वेट के में वाटर भी आना है। तो अब जो वाटर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वाटर का बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाटर बैलेंस जब एब्सेंट होगा तो जाहिर सी बात अब ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ जाएगी बॉडी को, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट कि बॉडी का वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे तो इवेपोरेटिव कूलिंग नहीं करेगा एनिमल। अब वो क्या करता है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया है जैक रैबिट और एलिफेंट की, ये क्या करते हैं, ये अपने लॉन्ग एयर्स को यूज करते हैं हीट को रेडिएट करने के लिए, यानी कि अपने लॉन्ग एयर्स के जरिए क्या करते हैं, हीट को लॉस करते हैं, ठीक है। वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं और वहां से हीट को लॉस करते हैं। जबकि जो हमारे पास स्मॉल मैमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म मौजूद हैं हीट को लॉस करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये अपनी बरोज के अंदर रहते हैं डे टाइम पे और नाइट टाइम में निकलते हैं ये बाहर, ताकि ना ये डे टाइम बाहर निकले ना ही इनको हीट जो है वो लॉस करनी पड़े। बरों में रहेंगे, अंदर रहेंगे तो हीट इनको लॉस करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बरो होती है वो मॉइस्ट होती है, इनकी हीट जो है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो मेंटेन कर लेंगे। ये अपनी उसी मॉइस्ट एरिया के अंदर ही हीट को क्या कर लेंगे, इजीली एक्सपोज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है विंटर स्लीप एंड हाइबरनेशन। विंटर स्लीप और हाइबरनेशन की अगर हम बात करें तो मैमल्स जो है स्टूडेंट्स उनके अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशन है, अडॉप्टेशन मौजूद हैं एक्सटर्नल एक्सट्रीम्स के लिए। हमारे पास कैरिबो जो है ये माइग्रेट करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर, जबकि वाइल्ड बीस्ट जो है ये अवॉइड करता है सीजनल ड्राउट से, ठीक है, ड्राउट हम कहते हैं कहत को। तो अगर हम विंटर स्लीप की बात करें तो सम मैमल्स रीड टू बरो अंडर द स्नो। वो क्या करते हैं कि जब स्नो होती है, स्नोफॉल होती है, तो वो बरो बना के जो है वहां पे रहते हैं और उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, ये लेस एक्टिव हो जाते हैं। और ये वो कहता है कि जब विंटर स्लीप होती है तो ये कम्प्लीटली इनएक्टिव नहीं होते, बल्कि ये अलर्ट रहते हैं और ये किसी भी टाइम जाग सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं। मतलब कि वो मेंटली जो है वो अलर्ट होते हैं बट होते इनएक्टिव हैं। जिसमें एग्जांपल हमारे पास है बियर्स है, रैकून्स है। इस तरह से इनका जो स्टूडेंट्स बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट और बॉडी टेम्परेचर दोनों डिक्रीज कर जाता है और ये क्या है इनएक्टिव नहीं होते।
कंप्लीटली स्लीप में नहीं जाते, ठीक है। विंटर स्लीप है, इनका मेटाबॉलिक रेट इनएक्टिव जरूर हो रहा है, पर ये मेंटली एक्टिव है। अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये किसी भी टाइम क्या है, ये जाग सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स हाइबरनेशन। हाइबरनेशन की अगर हम बात करें तो हाइबरनेशन जो है ये एक ऐसा पीरियड है विंटर के अंदर इनएक्टिविटी का, जिसमें हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का, वो क्या है कि अपना मेटाबॉलिक जो है उसका रेट और हार्ट का मेटाबॉलिक रेट और रिस्पायरेटरी रेट जो है वो क्या हो जाता है, टोटली वो सारा का सारा इनएक्टिव हो जाता है। हाइबरनेटर्स जो है हमारे पास जो मोनोट्रीम्स हैं वो ट्रू हाइबरनेटर्स हैं। मोनोट्रीम्स में हमारे पास स्पाइन एकिडना आ जाता है और डक पिलप्लेटिक आ जाता है, और कुछ हमारे पास इंसेक्टिवोरा हैं जैसे मोल्स और श्रीव्स हैं और डेंशिया हैं, जिसके अंदर हमारे पास चिपमंक्स हैं और वुड चंक्स हैं और चायरोपटारा है जिसमें हमारे पास बैट्स हैं। मतलब कि विंटर स्लीप जो है वो कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं है, जबकि जो हाइबरनेशन है वो क्या है, वो कंप्लीट इनएक्टिविटी है। अब जो हमारे पास एनिमल जो है वो हाइबरनेटेड कंडीशन के अंदर है और हाइबरनेशन के अंदर है, वो क्या है, कंप्लीट स्लीप में होता है। वो जो है टाइम से पहले अरोज नहीं करता, यानी कि वो मेंटली अलर्ट नहीं होता, ठीक है। तो हाइबरनेशन अगर हम देखें तो हाइबरनेशन के दौरान कौन कौन सी चेंजेस होती हैं कि ये जो मैमल्स हैं जब इन्होंने हाइबरनेट करना है तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाइबरनेट करने से पहले ये बहुत सारा फैट जो है ना अपनी बॉडी के अंदर उसको डिपॉजिट करेंगे, वो अकोमोडेट करेंगे, ताकि ये जो विंटर वाला सारा सीजन है उसको आराम से गुजार सके। हमने भी पढ़ा है कि जो फैट है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करवाता है, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। उसके अलावा ये क्या करेंगे, ये बरो बनाएंगे या नेस्ट बनाएंगे जिसके अंदर ये हाइबरनेट कर सकें। इनका जो स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस है वो एक थर्मोस्टेट पे आ जाता है, ठीक है, और मतलब कि अबाउट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। और इनका जो रिस्पायरेटरी रेट है हाइबरनेटिंग ग्राउंड सिक्वेरल का, ठीक है, वो फॉल कर जाता है 100 to 200 ब्रीथ्स पर मिनट टू अबाउट 4 ब्रीथ्स पर मिनट। यानी कि जो हमारे पास स्क्विरल्स हैं आमतौर पे जो इनका ब्रीदिंग रेट होता है वो 100 to 200 होता है पर मिनट। जब ये हाइबरनेट करती हैं तो ये क्या हो जाता है, इनका वही ब्रीदिंग रेट जो है वो 4 पर मिनट हो जाता है, ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा फॉल कर जाता है। इसी तरह से जो हार्ट रेट है वो 200 से 300 बीट पर मिनट से वो आ जाता है 20 बीट्स पर मिनट, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था रिस्पायरेटरी रेट, हार्ट रेट और हाइपोथैलेमस सब कुछ इनएक्टिव हो जाता है, मतलब कि वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो इस तरह से ये जो मैमल है ये लूज 1/3 ऑफ इट्स बॉडी वेट ड्यूरिंग हाइबरनेशन। जब एक मैमल हाइबरनेट करता है तो उसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है। क्यों लॉस होता है, क्योंकि उसके दौरान वो इनएक्टिव है, कोई एनर्जी वो बाहर से नहीं ले रहा, वही फैट जो उसने अकोमोडेट किया था अपनी बॉडी के अंदर हाइबरनेट करने से पहले बस वो उसी को यूज करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो एनर्जी है वो उसका जो वेट है वो तो लॉस होगा। फिर वो अरोजल फ्रॉम हाइबरनेशन ऑकर बाय मेटाबॉलिक हीटिंग, जब उसने क्या करना है, उस स्लीप से जागना है, ठीक है, हाइबरनेशन से उसने वापस एक्टिव उसके अंदर आना है, तो वो कैसे आता है कि मेटाबॉलिक हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये कैसे होती है कि ब्राउन फैट को यूज करके होती है। और वो कहता है कि उन्हें सेवरल आवर्स लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं दोबारा से क्या करने में, अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, यानी कि एक्टिव होने में, या यूं कह लें कि हाइबरनेशन से वापस एक्टिव जो लाइफ है उसके अंदर आने में कुछ घंटे लगते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।